मैं कूदा तो था जहाज से और पैराशूट से आप बंधे थे, लेकिन बीच सफर में किसी बड़े गोदी सेठ ने पैराशूट काट दिया। तो अब मैं आसमान में ही हूं, जमीन पर अभी नहीं गिरा हूं। ये बार बार लोग कहते हैं कि इतने चैनल्स में एक एनडीटीवी तो था, वही तो एक बचा था, अब वो भी गोदी सेठ की गोद में चला गया। और वो गोदी मीडिया जो आपने नाम आप ही ने दिया, गोदी मीडिया। ऐसा नहीं है कि जो गोदी मीडिया के ओनर हैं एग्जिस्टिंग वो गोदी सेठ नहीं है, वो भी हैं, है ना, वो सब हैं वहां पर। इसलिए एक आदमी के लिए नहीं कहा, अगर एक आदमी के लिए कहना होता तो मैं नाम लेकर ही बोल देता फिर इसमें। लेकिन गोदी सेठ एक अवधारणा है, जैसे गोदी मीडिया एक अवधारणा है। और इन काली मर्सिडीज महंगी खूबसूरत गाड़ियों पर घूमने वाले लोगों को मैं चाहता हूं कि भारत की जनता लोकतंत्र के हत्यारे के रूप में पहचाने। मैं दुनिया में रहूं ना रहूं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में अपनी क्षमता, अपनी बुद्धि, अपनी हताशा, अपनी निराशा, अपनी उम्मीदें, अपनी महत्वाकांक्षा या बहुत हौसला या बहुत अति उत्साह में ये बात मैं दर्ज कराकर इस दुनिया से जानना चाहता हूं। लोकतंत्र की गर्दन पर सेब की तरह मीठी मीठी छुरी चला रहे हैं। जनता का अगर देखना चाहे तो देख ले, ना देखना चाहे तो ना देखे। मेरा काम है समय पर बोल देना, सो मैंने बोल दिया। क्योंकि एक अच्छा बुरा सब है, बहुत तरह की आलोचनाएं एनडीटीवी की भी होती हैं, है ना, वो लोग करेंगे, एनडीटीवी के लोग उसका जवाब देंगे। लेकिन एक बेंचमार्क था, थोड़ी बात चुभ रही थी ना कि भाई इनके जैसा नहीं है, उनके जैसा नहीं है। अब वो बेंचमार्क हट गया है। अब वो कह और कहिए कि हम आज लंदन के बारे में दिखाते हैं, लंदन के एक होटल के बारे में दिखाते हैं, विदेश नीति में क्या हो रहा है उसको दिखाते हैं, तो कीजिए। राष्ट्रीय होने का तो पैमाना नहीं इस देश की मीडिया के पास, और ये इनके पास क्योंकि पैसा है तो ज्ञान दे रहे हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय टाइप कुछ कर देंगे। तो वीडियो जो लोगों ने रविश पर बनाए, जो मैंने नहीं कहे उस पर भी नहीं कहे उस पर भी बहुत दिलचस्प, सही कहा रविश ने, जो नहीं कहे उस पर भी, और जो अभी ये कह रहे इसके काउंटर में भी हो सकता है कई वीडियो आने वाले 5 दिन में आपको मिलेंगे। मैं उस अपने काम को बहुत प्यार करता था, और उस काम को मैंने कि लोकप्रिय होना है या कुछ अचीव करना है इसके लिए कभी नहीं किया। उस काम को कैसे और बेहतर करना है, कैसे लोगों के दिलों में उतार देनी है ये बात, उसके लिए किया। तो बहुत लगाव था मुझे उस काम से, और उस दफ्तर से भी मुझे बहुत लगाव था जी मेरा। और मैं कभी दफ्तर में बायोमेट्रिक्स पे साइन नहीं करता था। कहता था ये इंसल्ट होगा मेरे जैसे लोगों के लिए कि मैं रोज काम करूं, सुबह से लेकर शाम तक काम करूं और बायोमेट्रिक्स पे मैं उंगली भी लगाऊं। तो खैर मुझे कि 2014 के बाद लोग मुझे जानते हैं, पर ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि इससे कहीं ज्यादा 2014 से पहले लोगों का प्यार मिलता था। 2014 से पहले बहुत ज्यादा अटेंशन था लोगों का मेरे ऊपर। बस जो लोग नोट करने वाले होते हैं वो अंग्रेजी के अहंकार में थे, तो वो नोट नहीं कर पा रहे थे कि कौन है, लेकिन मैं जानता था आ जाते थे। तो बहुत लगाव था, और उसको छोड़कर उस दिन जब छूटा तो बहुत बुरा तो लगा ही। और हाँ, अगस्त के बाद मैं एक दिन दफ्तर गया था। वो शुक्रवार का दिन था, छुट्टी लेकर दफ्तर गया था। वैसे बहुत कम लोग छुट्टी लेकर दफ्तर जाते हैं। तो उस दिन मुझे लगा कि ये मेरा जो घर है जहां मेरी आत्मा रहती है, अब यहां से उसके जाने का वक्त है। तो गाड़ी में थे अकेले, तो रोते रोते आए कि वो छूट गया। तब तक मैंने किसी को कहा नहीं था कि मैं इस्तीफा दूंगा या क्या करूंगा। पर उस दिन मैंने एनडीटीवी को खूब अच्छे से उस घर को देख लिया था, और फिर वो छूट गया। फिर उससे मैं घर आया और लगा कि अब जो आसमान की बात है वो हम बैठ के बात करें। हाँ, बैठ के दर्शक के से जितना संवाद आपने किया है, मैं नहीं समझता कि देश के किसी एंकर ने पहले किया है और कोई आगे कर पाएगा। क्योंकि अब जो लोग हैं संवाद सिर्फ एक आदमी से करते हैं, वो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं, डोर वहीं बंदी है। तो अब हम लोग बाकी बातें बैठकर करते हैं। जी जरूर जरूर। अच्छा, मेरी किताब भी है यहाँ। हाँ, आपकी किताब भी है। आपकी किताब के बिना बात कैसे होगी? कोई एक टीवी पत्रकार जिसे सबसे अधिक गालियां मिली हो और सबसे अधिक तालियां भी मिली हो, अगर कोई एक पत्रकार है, बल्कि मैं कहूंगा इकलौता पत्रकार है, तो रविश कुमार हमारे सामने बैठे।
अंग्रेजी में तो मुझे लगता था कि मैं जनता के बीच से आया हूं, तो मुझे उधर ही रहना चाहिए और वो संसद में वाले नहीं घूमना चाहिए। तो काम करते चला गया, तो स्टेप बाय स्टेप वो चीजें लोग फिर पीछे हटते चले गए कि मुश्किल है इसको रोकना, मतलब ये ऐसे ही करता चला जाएगा। और मैं अपना काम किया, तो एनडीटीवी ने वही आजादी दूसरों को भी दी है। हाँ, उन्होंने अपने ढंग से आजादी का इस्तेमाल हाँ, किया। उनको बताना चाहिए कि उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया। तो वो मैंने उस आजादी में ना कहने की भी आजादी अपने लिए ली कि मैं बहुत ना कहता था, बहुत ना। मतलब मैंने हाँ, तो लगता है कि मैं याद करूं कि मैंने किस बात पे हाँ कही होगी, तो मुझे तो याद नहीं आता। तो जैसे उसी में मैं समझना ये चाह रहा हूँ, लगता था ये कुछ, अगर मैं किसी से, ऐसा नहीं कि मैं किसी को चुप हूं, मतलब न्यूज फ्लोर में चलते हुए किसी से आइडिया शेयर करता था, तो वो कहता था कि हाँ ऐसा करना चाहिए, मैं किसी से भी शेयर कर देता था। तो लगता अच्छा ये करना चाहते हैं कि नहीं, तुम्हें कैसा लगता, ठीक है ऐसा कर सकते हैं ऐसा। तो उसी तरह से ब्लैक स्क्रीन किया, बहुत कम लोगों को पता था कि मैं ऐसे चाहता हूँ। तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि इस तरह से हम दूसरे चैनल में नहीं कर पाते, इतना बड़ा फैसला। हाँ, नहीं कर पाते, सवाल ही नहीं उठता उस तरह से। नहीं, एक तो बहुत सारी चीजें, उस शो के कॉन्सेप्ट को समझने की सलाहियत ही नहीं है, मतलब बाकी लोगों में, मतलब बाकी चैनल खड़े हो जाने से थोड़ी होता है कि जो मैं कर रहा हूँ, इन सब चीजों को समझने वाले उधर ही प्रोडक्शन के लोग हैं, उधर ही एडिटर के लोग हैं कि कुछ क्रिएटिव डिमांड कर रहा है तो हाँ क्रिएटिव कर दे रहे हैं। बाकी सब तो वो फॉर्मेट बना हुआ है, उसमें एंकर आता है भर के चला। उसमें दूसरा पहलू भी, एक क्रिएटिव पहलू जो आप जिक्र कर रहे हो, लेकिन दूसरी उस आजादी का भी कि क्या इस तरह से किसी को करने कोई संस्थान या संस्थान का सेठ जो आपने जिक्र किया, हाँ, ये करने देगा? नहीं करने देगा। और मुझे उसके बाद भी किसी ने नहीं कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई कि तुमने ऐसा क्यों किया, कोई पूछने भी नहीं आया। सब आगे बोले यार बड़ा शानदार है, ये तो बहुत अच्छा है, इसको रिपीट करना चाहिए। रवीश कुमार बनने में 5, 7, 8 लोगों की भूमिका अगर देखते हैं, वो कुछ नाम ले सकते हैं? हजारों लोगों की है, हजारों लोग। तो 10 नाम आप? बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मुश्किल है, हाँ। 5 नाम बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि हजारों लोगों की भूमिका है। लिखा है इसमें, मेरी सुबह ट्रोल्स की गालियों से शुरू होती है और रात में सोने जाते समय मेरी नौकरी चले जाने की आशंका घेर लेती है। 2014 के बाद शायद ही कोई दिन ऐसा रहा होगा जब किसी न किसी ने मुझे अपनी नौकरी गंवा देने के खतरे के प्रति आगाह न किया होगा। तो अब तो नौकरी रही। हाँ, अब ये रोज रोज का डर खत्म हो गया, पर आगे की चिंताएं तो हैं अजीत जी। ऐसी बात ट्रोल रह गए, ट्रोल कुछ कम हुए क्या? कुछ तो कम हुए हैं, हाँ कुछ कम हुए हैं। और जब मैं नौकरी सीरीज कर रहा था तो उसमें जो लड़के आए थे, उन्होंने कहा था कि वो आजीवन बीजेपी के सपोर्टर हैं, पर उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। उन्होंने मुझसे ये कहा था कि वो आपको गाली देते हैं, हम लोग आपको गाली देते हैं, हम लोग आपसे नफरत करते हैं। बाहर मुझसे जब लड़कों के साथ मेरी बात हुई तो मैं हंस रहा था। मैंने कहा कि तो फिर मेरे पास क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा चूंकि पत्रकार आप ही हैं और आप ही हमारी नौकरी की आवाज़ उठाएंगे। जैसे आपने नौकरी सीरीज का जिक्र किया, कहीं शायद आपने जिक्र किया है कि 1 लाख लोगों को उस समय हम लोग काउंट करते थे। इस परीक्षा का नहीं रिजल्ट निकल रहा था, वो निकलना था, बाद में बंद कर दिया क्योंकि दफ्तर में भी कुछ लोग कहते थे इसका हम प्रोमो बनाना चाहते हैं। तो मैं इसमें भी बहुत रेजिस्ट करता था कि मत बनाओ प्रोमो, ये क्या है एक्सक्लूसिव, एनडीटीवी, इम्पैक्ट, ये सब वो सब, इसलिए बहुत पता नहीं चलता है। मेरा काम इसीलिए समुद्र की तरह समाज में ठहरा हुआ है। इसीलिए आपको दिखा कि 1.5 लाख लोग, 1.25 लाख लोग कमेंट करने आ गए, वो 3 मिलियन लोग फॉलो करने के लिए आ गए। वो दिखाई नहीं देता है क्योंकि ना तो मैं दिखाता हूँ ना वो दिखाते हैं। वो है समाज में कहीं नहीं दिखाई देता है। हम लोग बाहर जाते हैं, आप बाहर जाते हैं तो दिखाई देता है। तो कहीं किसी सरकारी दफ्तर के बाहर खड़ा रहता हूँ, कोई लड़का आ जाता है चुपके से, कहता है कि सर मन तो करता है आपकी ही तस्वीर वहां लगा दूं, लेकिन ठीक है आपकी वजह से नौकरी मिली। अच्छी बात है ना कि हम भी अपना पोटेंशियल जान सके उन्हीं गाली देने वालों की वजह से, कि अगर इनकी नौकरी के लिए आवाज उठाएं। आज देखिए कि कितना बड़ा मुद्दा है। उस मुद्दे को 2019 में जो प्रधानमंत्री मजाक उड़ा रहे थे, पकौड़ा बेचना भी रोजगार है,
वही प्रधानमंत्री आयोजन करवा रहे हैं कि जिसमें वो अपॉइंटमेंट लेटर बांटते हुए दिखें। तो उस 4 साल में, इसी दौर में, ये मेरे काम की बहुत छोटी सी सफलता है कि आज हर पार्टी के मैनिफेस्टो में सरकारी नौकरी कितनी होगी ये देने की बात लिखी होती है और ये एक मुद्दा बन गया है। ये कितना लागू टेलीविजन इंडस्ट्री को, तो वो मैंने वो दरवाजा तोड़ के दिखा दिया कि कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो ये काम कर लो। और ये अच्छा देखा आंकड़ों में रवीश, पकौड़े की बात तो पीएम ने एक चैनल में ही बात की थी, एक चैनल के एंकर से जो अभी दूसरे चैनल में है, ब्लैक एंड व्हाइट कुछ कर रहे हैं। लेकिन आंकड़ों की बात करें तो सरकार ने लगभग 8 साल में 7,22,000 नौकरियां दी केंद्र सरकार ने। अब वो कह रहे हैं कि 10 लाख देंगे और वो पर्चे छप रहे हैं पीएम का। लेकिन जैसे आप नौकरी सीरीज की बात कर रहे हो, कितने लोग युवा आते थे, उनमें से बहुत सारे लोग आपके आलोचक या गाली देने वाले ट्रोल्स थे। आपने पहले भी शायद ज्यादातर वही लोग लिखा बहुत बार है। कई बार आप हताश भी होते थे कि मैं इतनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, दीवार में सर फोड़ रहा हूँ, नौकरी की बात करो, लेकिन ये इनमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ये लगा आपको? बाद में हुआ, बाद में उन्होंने लोग लिखते थे कि हमने आपको गाली देना बंद कर दिया है। चूंकि आप लगातार नफरत के खिलाफ, नफरत की राजनीति के खिलाफ, झूठ के खिलाफ, सत्ता की तरफ से, सरकार की तरफ से, नाम लें तो सीधे प्रधानमंत्री की तरफ से लगातार जो झूठ बोला जाता रहा रैलियों में, झूठे दावे, झूठे वादे, इस पर लगातार आप बोलते रहे, ब्लॉग में लिखते रहे, एनडीटीवी पर लिखते बोलते रहे, लेकिन कुछ बदलाव हुआ? बहुत बदलाव हुआ। लोग, मतलब अब कई लोग बात करते हैं, कई लोग बात करते हैं उस तरह से, अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं। बदलाव काफ़ी हुआ है। हमेशा किसी हार जीत के रूप में नहीं देखना चाहिए। हम जो बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो बात विचार की है। हमारे पास तो कोई गुप्त इलेक्टोरल फंड तो है नहीं कि कई हजार करोड़ आ जाए इलेक्टोरल फंड के रूप में, वो तो उन्हीं के पास है, बीजेपी के पास है। तो लेकिन चेंज है, और ऐसी बात नहीं है। एक तो चेंज है कि वो नौकरी की बात कर रहे हैं ना, वो किसकी बात कर रहे हैं? वो नौकरी सीरीज शुरू किसने की थी? तो वो एक तरह से प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि 10 लाख नौकरियां देंगे, वो ये कह रहे हैं कि रवीश कुमार ने ठीक कहा था। अब मुझे उसकी बात पसंद है, क्योंकि मैं रवीश कुमार का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं नौकरी देने की बात कर रहा हूं। ये एक पत्रकार की स्थिति है समाज में। इस बिहार में भी था, मुजफ्फरपुर और लेकिन रवीश, फिर बात तो ये है ना कि वो 100 स्मार्ट सिटी हो, गोद लिए हुए गांव, आपको याद होगा कि लाल किले से कहा गया आदर्श गांव गोद लेंगे, गोद लिया भी, छोड़ भी दिया। आज वो गोद लिया हुआ गांव किस हाल में है, नहीं है। कम से कम उनके सांसद तो बना देते। सही बात है। तो वो ऐसी लिस्ट लंबी है रवीश, लेकिन इन सवालों को आप उठाएं या डिजिटल पर कोई उठाए या हम जैसे लोग उठाएं, लेकिन जनता क्या गंभीरता से ले रही है, ज्यादा बड़ा सवाल है। और उन सवालों के आधार पर जनता को राय शुमारी या राय बना रही है, ये और बड़ा सवाल। ये लड़ाई है। जनता को नेता अपनी तरफ से एक अलग दिशा में ले जाना चाहता है, साहित्यकार जनता को एक अलग तरीके से संवेदनशील बनाना चाहता है। उसी बीच में कोई फिल्मकार आ जाता है जो बहुत तरह की अश्लीलताओं के साथ जनता को कहीं और बहा के लेके चला जाता है। तो कुछ भी फिक्स नहीं है। वो लगातार जनता जो है वो हवा की तरह बहती चली जा रही है, तो वो कहीं जाएगी कहीं आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि साहित्यकार लिखना छोड़ दे, पत्रकार पूछना छोड़ दे और फिल्मकार फिल्म बनाना छोड़ दे, क्योंकि जनता सिर्फ राजनीतिक, एक ही तरह के राजनीतिक फैसले की तरफ जा रही है। वो पहले भी जाती रही है, आगे भी जाती रहेगी। अभी ये दौर कुछ दूसरा है, उसमें बहुत सारे संस्थाओं की भूमिका है, हम लोग सब देख ही रहे हैं अपने आसपास में। पर हमें अपना काम करते रहना चाहिए। अगर लोग अपना काम ना करते तो कोई गणेश शंकर विद्यार्थी नहीं होता तो गांधी 1917 में चंपारण नहीं गए होते। कोई पीर मोहम्मद मुनीस नहीं होते जो चंपारण से रिपोर्ट कर रहे थे। अगर वो नहीं करते तो गणेश शंकर विद्यार्थी को पता नहीं चलता कि चंपारण में क्या चल रहा था। क्या है कि कुछ चीजें बदल रही हैं या आपके भीतर भी हताशा लगती है? जैसे मैं कहूं तो कई बार हताश होते हैं कि दीवार में सिर मारने जैसा है, आप कुछ भी कहते समझाते रहो। वो जैसे होता है ना, बिहार में कहावत है, पंचों की बात सिर माथे, खूंटा यही गड़ेगा। बात तो सही कह रहे हैं सर, रोजगार, नौकरी, तेल, डीजल, पेट्रोल सब चीज है, लेकिन फिर भी लगता है ऐसा है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। उम्मीद रखनी चाहिए, और वो उम्मीद का कोई अगर आप डेडलाइन दे देंगे तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमने इतनी सघनता के साथ इस तरह से
कभी बात भी तो मीडिया को लेकर नहीं होती थी ना। मीडिया जो दिखाता था लोग वही सच मान लेता था। अब ठीक है, उतना सारा गोदी मीडिया को करोड़ों लोग देखते हैं, ये बात तो सच है ही, लेकिन वो लोग भी कहीं जाके सीना तान के पब्लिक में नहीं बोल पाते हैं। से आप नरेंद्र मोदी मेरे इस हक को छीन नहीं सकते हैं। मैंने उनको मजबूर कर दिया कि टेबल पर आइए और नौकरी की बात कीजिए। उनको करनी पड़ी कि नहीं करनी पड़ी, उसको उसी परीक्षा व्यवस्था को लेकर और नौकरी देने की बात को लेकर उन्होंने बड़ा इवेंट बनवाया कि नहीं बनवाया? बनवाया ना। वो 2019 में पुलवामा के कारण वो नौकरी का मुद्दा तब भी था, तो उन्हें लगा कि वो मजाक उड़ा सकते हैं कि पकौड़ा तलना भी, आज वो वही बात वो क्यों नहीं कह देते कि पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है, हम क्यों देंगे रोजगार? तो वो भले मुझे इंटरव्यू ना दे सके, लेकिन वो उनसे जो अपॉइंटमेंट लेटर ले रहा है ना युवा, उसको पता है कि ये मुद्दा बना जीवाणा नहीं है कि 4 लोग आकर बोल गए बक्से में चाय चाय करके चले गए। एक एक डॉक्यूमेंट उस समय की खबर के हिसाब से संसद में क्या कहा गया है, प्राइम टाइम उसका डॉक्यूमेंट है, तो उससे तो उनको छुटकारा मिल गया। तो वो एक एनडीटीवी उस बेंचमार्क था, उससे छुटकारा मिल गया, एक मुझसे छुटकारा मिल गया कि भाई अब हटाओ, अब अपना यूट्यूब करेंगे या ट्रेन में भारत दर्शन करेंगे, अब करते रहे। मेरे कार्यक्रम में नहीं आते थे वही मंत्री, एक मंत्री तो आए तो मैंने कहा मैं क्यों मिलूंगा, मैं किसी नेता से नहीं मिलता। मैं गुस्सा गया किसी पे कि मुझे मिलाया मत करो किसी नेता से। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग तो इन्हीं को बुलाना पड़ता है, तो आप हमारे लिए चल लीजिए, हमारी नौकरी की बात है। तो मैं चला गया, तो वो मंत्री जी बड़े पावरफुल मंत्री हैं, खड़े हो गए, झुक गए, बोले कि हम आपके कार्यक्रम की योग्यता के अनुसार तैयारी करके आएंगे, आप अगर हमें बुलाएंगे तो चूंकि आपने कहा रवीश, और वही मंत्री इस तरह के ट्वीट करने लगे, बातें करने लगे। मैं तो हैरान था। मतलब 2014 से पहले तो मैं आपको सबसे योग्य आदमी नजर आता था, पूरे टीवी इंडस्ट्री में उनको सबसे योग्य अलग नजर आता था। मैसेज करते होंगे कि मुझे बहुत लोग मैसेज करते थे। मैं घबरा गया कि मैं कौन से प्रोग्राम में आ गया हूं कि हर सुबह इतने बड़े बड़े ऑपोजिशन लीडर के मैसेजेस आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं। वो सब बीजेपी के लोग होते थे। बाद में उन्होंने ही मेरा बहिष्कार किया। तो एक अदना सा आदमी जिसका आप बहिष्कार भी कर रहे हैं, तो उसको क्या इंटरव्यू देंगे? इंटरव्यू दिया था ना किरण बेदी ने, तो क्या हुआ था आपको पता है ना? उनको क्या मुलेठी वाला उनका झूठ पकड़ा गया था और उनको कैंपेन से वापस किया गया था। ये मेरे इंटरव्यू का असर था। तो 16 महीने की चुनाव की, तो ये अनकंफर्टेबल होता आपको लगता है? होता। हम लोग हार और जीत तो नहीं प्रभावित कर सकते ना, लेकिन एक सवाल मौजूद रहता जनता के बीच में कि, और जब मैं कि आप बोलते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और अगर ये डेमोक्रेसी की माँ है तो माँ ने ही अपने बच्चे को गोद से उठा के फेंक दिया है ना, यही हुआ ना। तो आपको ये लगता है, जैसे बहुत संजीदा होकर आप ये बात कर रहे हो, आपको लगता है कि बहुत तयशुदा ढंग से ये हुआ? अगर किसी को नहीं लगता है तो मुझे हैरानी है। तो मुकुल केशवन ने टेलीग्राफ में लिखा है, एक बात लिखी है, और वो बहुत आखिर में उन्होंने एक बात लिखी है चलते चलते कि ये सब कुछ जो हुआ है वो किससे मुक्ति पाने के लिए किया गया है। लोगों के इश्यूज के प्लेटफॉर्म का एक बड़ा नुकसान हुआ, एक वॉइस का नुकसान तो हुआ ही है। उससे उनको मुक्ति मिल गई है, क्योंकि जो भी मुद्दा उठता है वो अंत में टेबल तक तो पहुंच ही जाता है अंत में। जैसे नौकरी सीरीज तो पहुंचा ना आखिर में, और आपको अब आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है कि वो लड़के मुझे गाली देते हैं, लेकिन वो लड़के, उनको ये भी पता है कि यही करता है लास्ट में। तो अब आपको रवीश मलाल है कि मतलब इस 1.5 साल में 24 के पहले जो हम मजबूती से अपनी बात करते नहीं, अब जो चला गया तो अब क्या ही करें हम उसका, तो मैं पीछे मुड़ के तो नहीं देख सकता। ये तो इतना बड़ा जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है वो जाने, उसका ज़मीर जाने, है ना, कि उसकी अंतरात्मा जाने कि आपने ये जो किया है और जो होने दिया है, तो ये आपकी अंतरात्मा पे बोझ बन के रहेगा। इतनी आसानी से नहीं जाएगा अजीत जी। एक बात जो आप निस्वार्थ, बहुत जमाना लगाया इसको काम करने में, सुबह शाम जला हूं, तपा हूं, और उसके पेट पे लात मारी है आपने। ये बड़ी बड़ी अंग्रेजी बिजनेस प्लान, फर्जी 2 नंबरी बिजनेस दुनिया का
3 नंबरी बिजनेस, ये ज्ञान, ये भाषा मेरे सामने मत लगाइएगा, ये ठीक किया नहीं। जितने कम संसाधन में जितनी साधना के साथ जो काम किया हो ना, सिर्फ उसका मूल्यांकन उसमें झांक कर देखेंगे। अभी तो लोग देखने वाले सिर्फ मेरी लोकप्रियता और दर्शकों के जमात के बारे में देखते हैं, उसके संसार के बारे में देखते हैं, लेकिन जब उस काम और उसकी मेहनत के बारे में देखेंगे तो हड्डियां कांप जाएंगी कि कोई ऐसा कर नहीं सकता है। वो काम किया हूँ, दिन रात बैठ के, आंखें धुंधली हो जाती थी टाइप करते करते। इतने आंकड़े, इतने आंकड़े देखता था, इतने व्हाट्सएप पर मैसेज, उसमें से फैक्ट निकालना, फैक्ट चेक करना, ये सब करना पड़ा होगा। जो कोविड के समय का डॉक्यूमेंटेशन है, आप एक एक शो निकाल कर देखिए। सिर्फ पढ़ देना ही मतलब मुश्किल काम था उसको। मैंने कोई आसान एंकरिंग नहीं की कि 3 दिल्ली में फालतू लोग जो IISc में बैठे हुए हैं उनको शो में बुलाया, कोई हैबिटेट से आया, कोई किसी यूनिवर्सिटी से आया, कुछ गप किया, बॉक्स लग गया और शो हो गया। मैंने वो काम नहीं किया। मैंने बहुत आर्टिकल पढ़े, मेरा घर किताबों से भर गया। तो ये जो काम किया है, तो ये तो मैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी से पूछूंगा ना, मैं चिल्ला के नहीं पूछूंगा, मैं एकांत में तो पूछूंगा ना कि, लेकिन तो मैं पूछूंगा भाई, मैं भारत माता से मैं अकेले में तो बात कर सकता हूं ना। क्या मैं पूछोगे? पूछेंगे ना कि मेरे लिए क्यों नहीं जगह है तुम्हारे आंचल में, क्या कोई सेठ तुम्हारी जमीन खरीद सकता है, क्या कोई सेठ तुमसे बड़ा हो सकता है, पूछूंगा। विष की पीड़ा निकलकर आ रही है कि जो आवाज जनता की थी, युवाओं की थी, बेरोजगारों की थी, दर्शकों की थी, नागरिक की थी, उसको, उस आवाज को आपने एक प्लेटफॉर्म दिया, उनकी परेशानियों मुश्किलों को आवाज दी, उस आवाज को छीन लिया गया, या वो प्लेटफॉर्म आपसे छीन लिया गया। आपकी तकलीफ, वो तो यही कहेंगे कि हाँ हाँ हम तो कुछ नहीं किए, खुद चला गया है ना, वो तो यही कहेंगे। लेकिन जो परिस्थितियां हैं आप देखिए ना किस तरह से बना रहे हैं। खुद उन्होंने, अभी मैंने देखा कि दैनिक जागरण में उनका इंटरव्यू छपा है, पावर फीचर, और उसमें वो एडिटोरियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं। उनका मतलब अदानी साहब का एक इंटरव्यू छपा है दैनिक जागरण में, आप वो तस्वीर दिखाइए, उसमें मैं भेज दूंगा। वो फीचर इंटरव्यू छपता है दुनिया के सबसे अमीर आदमी का, इंटरव्यू लेने वाले का नाम नहीं है उसमें, और वो पहले पन्ने पर है, और उसमें वो एडिटोरियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम इस लोकतंत्र में रहना है तो सोचने समझने की शक्ति भी समाप्त कर दें, क्योंकि आप अच्छा पर्दा लगा देंगे तो खिड़की के बाहर का दृश्य बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा ना। तो बहुत सारे मुद्दे अभी तड़प रहे हैं बाहर आने के लिए। मैं भी नहीं उठा पाता था, मैं बहुत लोगों को लिखता था कि मैं नहीं उठा सकता हूं, मेरे पास अब संसाधन नहीं है। तो ये सारे इश्यूज आते ना, ये उठेंगे क्या? उठे तो अच्छी बात है, फिर उठेंगे तो फिर NDTV खरीदने की क्या जरूरत थी? इतने सारे जो चैनल हैं वहां उठ जाए, लोगों को भला हो जाएगा। तो रविश ये बताओ, अभी अडानी ने एक्वायर किया, जिस दिन आपने इस्तीफा दिया शायद उसी दिन पुण्य राय और राधिका रॉय ने इस्तीफा दिया, एक दिन पहले, एक दिन पहले दिया, तो आपने इस्तीफा दिया। आपको अभी कहा तो गया नहीं था अडानी की तरफ से? ये उनके लोग कह सकते हैं कि हमने कहा वो कौन है ये तो हम जानते हैं ना। इस देश की महान जनता को कोई गोदी से चवन्नी ना समझे, इसके स्वाभिमान से ना खेले, वरना वो अपनी जेब से केवल एक एक चवन्नी निकाल कर रख दे तो दौलत का ऐसा पहाड़ बन जाएगा कि सेठ की सारी दौलत चवन्नी बन जाएगी। आप जानते हैं 4 आने की ताकत क्या है? गांधी ने जब गांधी जुड़ते हैं तो उसकी सदस्यता 4 आने की थी। तो उस 4 आने ने इतनी ताकत दी लोगों को और आजादी के संदेश को घर घर में पहुंचा दिया, और हर आदमी आजादी की लड़ाई का स्टेक होल्डर बन गया, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर, जो अलग संगठन बनाकर अलग कदम ताल कर रहे थे। तो ये उस 4 आने की ताकत है, उस चरन्नी की, जो अब दिखता नहीं, जो अब है नहीं, जो अब तो आउट ऑफ मतलब चलन से बाहर है। अब तो 2000 चल रहा है, वो भी पता नहीं कब आउट हो जाए। तो ये जो चल रहा है ना कि हर चीज ताकत से खरीद लेंगे, पैसे से खरीद लेंगे,
जनमत को इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट बुला के पैसा झोंक के हवा को इधर से उधर कर देंगे। कोई चुनाव होगा तो आफ्ताब आ जाएगा, कोई चुनाव आएगा तो हिजाब पर मुद्दा आ जाएगा। तो वो सफलता तो मिल रही है उसमें, लेकिन हर समय आप पब्लिक के स्वाभिमान को ना, आप उसको जूता मत मारिए। आप ये गजब जनता है, इसको पता है कि ठोकर क्या है और हत्या क्या है। इसको वो बहुत तरह के जख्म बर्दाश्त कर लेती है, पर कुछ चीज है उसमें जहां आने के बाद वो ना कह देती है। किस बात का डर लगता है आपको? वो डर का स्केल क्या है? वो आया बहुत धीरे धीरे, जब ट्रोलिंग से शुरू हुआ, किसी भी बात को तोड़ फोड़। देखिए, हमेशा याद रखना चाहिए, बिल्कुल हमको आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन वो सिंपल ट्रोल नहीं है। वो जो कहते हैं अंत में वही होता है वो। और उसी ट्रोलिंग की वजह से, उसी नेचर के अभियान की वजह से कई लोगों की सड़कों पे जान गई है। भले जिससे के लोग डर से नहीं बोलते थे, उनके भीतर भी डर फैल गया था। जबकि कितनी ही बार लोकप्रिय नेता इस देश में पैदा हुए, कितने ही लोकप्रिय नेता शानदार मेजॉरिटी लेकर आए और पूरा हंगामा मचा दिया, और लेकिन कोई इस तरह से घबराया नहीं कि कोई उनके आने से कोई जान चली जाएगी या हम अब लिख बोल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते हैं। ये तो 14 के बाद ही हुआ ना। 14 के बाद ये भी हुआ कि जैसे स्वभाव से आप ऐसे भी शायद थोड़े एकाकी रहने वाले आदमी हैं। आपने कई बार कहा आप हाँ, अकेले में रहते हैं, आप बहुत ज्यादा पार्टीबाजी या बहुत ज्यादा इधर उधर। मैंने अभी व्हाट्सएप स्टेटस डाला है कि शादी ब्याह जन्मदिन सभा सेमिनार में ना बुलाएं। ना बुलाएं। तो आप इन सब से थोड़ी दूरी पहले भी बनाते रहे, लेकिन ये भी बदलाव हुआ होगा कि एक होता है चुना हुआ एकाकीपन, कि हमने इस एकाकीपन को चुना। एक होता है थोपा हुआ एकाकीपन, कि ऐसी स्थितियां बन जाए कि आपके आसपास के परिवेश के लोग दूसरे नजरिए से आपको देखने लगे और एलियन की तरह या आपको अलग मानने लगे, क्योंकि आप उनकी तरह से नहीं सोच रहे हो जैसे वो सोच रहे हैं, जिनकी सोच में कुछ नफरत है, कुछ कट्टरपंथ है, कुछ कहीं मोदी भक्ति है या अलग अलग आयाम है। उसने भी आपको और एकाकीपन किया और कहीं हताश किया? दोनों ही बातें हैं, दोनों का ही रोल है। एक तो मैं स्वभाव से भी था और कुछ थोपा हुआ भी है कि हर जगह हर समय नहीं जा सकते हैं। जाने से पहले सोचना तो पड़ता ही है कि किस तरह के लोगों से मुलाकात होगी, क्या वो हरकत करेगा। तो और ये बातें स्वाभाविक रूप से भी आती हैं कि कहाँ जाना है, नहीं जाना है। तो बहुत तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस होते होते अंत में कि छोड़ो हटाओ, फिर किताब उठाओ पढ़ो। फिर मैं जैसे कहना ये चाह रहा था कि जैसे क्या हुआ, चूंकि आपने कहा ये सब 2014 के बाद हुआ, कि बहुत सारे लोग जो आपके व्हाट्सएप पर, परिवार के लोग, एक्सटेंडेड फैमिली के लोग, रिश्तेदार, जो आपको आप पर गर्व करते होंगे और आपके साथ लगातार। रिश्तेदारों से तो मेरा कभी उतना नज़दीकी संबंध रहा नहीं, क्योंकि मैं बहुत कम दिल्ली आ गया तो फिर ये सब टूट गया फिर बीच में वो। तो लेकिन परिवार के लोग तो मोटा मोटी साथ ही हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि उनसे तो काफी सपोर्ट मिला मुझे फैमिली के लोगों से। जैसे बहुत के परिवारों में हुआ, एक्सटेंडेड फैमिली में, खासतौर से माँ बाप भाई बहन में नहीं होता है कि लोगों में ऐसी मोर्चेबंदी और लामबंदी होगी सोच के स्तर पर, विचार के स्तर पर, भयानक। दूरी बन। एक्सटेंडेड फैमिली में भी हुआ हमारे यहाँ, लेकिन जो कोर फैमिली ग्रुप है उसमें ऐसा नहीं हुआ। सब एक तरह के लोग अभी भी कायम है। हाँ, मतलब उस तरह से वो लोग काफी, मुझे मालूम नहीं वो किसको वोट देते हैं, लेकिन वो मेरे लिए थोड़े चिंतित तो रहते ही हैं और साथ भी देते हैं वो लोग। डर को आप बहुत ज्यादा चिन्हित करते हो, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो भी गया था ना, और अतिरंजित कर देते हो डर को। नहीं, अतिरंजित नहीं है, कम बताता हूँ। तभी तो आपको घटनाएं नहीं बताई मैंने, तभी तो जगह नहीं बताया आपको, जगह का नाम नहीं बताया, कम करके बताता हूँ। लेकिन वो डर, जिस डर की बात करता हूँ, वो इंडिविजुअल कम है। एक डेमोक्रेसी के भीतर एक डर तो आ ही गया था, वो टूटा है थोड़ा। लोग अब बोलते हैं कम से कम। वो डर सत्ता पोषित डर है, उसी का डर है। तो ये वो लोग हैं जो खुद नहीं बोलते हैं डर से, लेकिन वो डर को ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं, डर नहीं है। तो अगर आपको डर नहीं है तो आप वॉशिंगटन पोस्ट वाली स्टोरी शेयर कीजिए ना।
स्टैन स्वामी वाली स्टोरी शेयर कीजिए। मेरे कहे हुए डर की बात को गलत साबित करने से अच्छा है कि आप स्टैन स्वामी की रिपोर्ट जो वॉशिंगटन पोस्ट में आई है नेहा मसीह की, आप उसको शेयर कर दीजिए। तो आप उतना तो कर लीजिए कम से कम, या वो सवाल उठाकर देखिए। हाँ, जो बहुत वो आप जरूरी है, पूछ जो लीजिए कहीं फिर ऐसा- आप, फिर मैं भी देखूंगा कि अच्छा इतना डर नहीं है। मैं देखूं कौन करता है जरा सा। मुझे लगता है कि मैं कह देता हूं, इसमें क्या फर्क पड़ता है। अब आपको जेल में डालना है डाल दीजिए, आप मुझे जिंदा नहीं देखना चाहते, आपकी मर्जी है। हमने अपनी बात कह दी है। अगर आप मुझे नुकसान पहुंचाकर इस लोकतंत्र पर और भारत माता पर अगर आप कोई गिल्ट डालना चाहते हो, अपराध बोध डालना चाहते हो, तो आपकी मर्जी। हमने अपने हिसाब से अपनी सेवा कर दी, अपनी बात रख दी। मेरे मन में जो ख्याल आया कि ये लोग धंधा करने लगे हैं, ये लोग पहले से भी होता रहा है, मैं इसको लेके कोई ये नहीं हूं, लेकिन अब जो हो रहा है ना, वो पहले से चली आ रही चीजों से हर बार मिला के मत देखिए। आप देखिए कि कितनी रिपोर्टिंग बंद हो गई है। अखबार तक में भीतर, मिनिस्ट्री के भीतर तक की बहुत सारी सूचनाएं बंद हो गई हैं। सब ट्विटर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बहुत कम एक्सक्लूसिव खबरें हैं। जितने भी इन्फ्लुएंसर बने हैं ट्विटर पर, जो न्यूज एंकर हैं वहां पर, आप देखिए कि जब आर्टिकल 14 या स्क्रोल या वायर पे कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी आती है, कोई ट्वीट नहीं करता है। अब आप इसी से देख लीजिए कि वॉशिंगटन पोस्ट पर जो खबर आई है अदानी के बारे में, उसको कितने बड़े बड़े एंकर ट्वीट कर रहे हैं। कर सकते हैं वो। तो चुटकुला वाला वीडियो लगा दीजिए जिसका 1 लाख विजुअल आ जाए, फालतू का कुछ पीएम के काफिले के बीच में एम्बुलेंस का लगाइए, ये सब हल्का फुल्का कर लीजिए आप। लेकिन जहां सीरियस बात है, तो ये डर क्यों है? क्या हमें ऐसा देश चाहिए कि हम डरपोक बन जाए? हम तो कभी भी नहीं थे। क्यों चाहिए? तो हमने एक सवाल के तौर पे छोड़ दिया। अगर ऐसा देश चाहिए तो ले लीजिए, फिर मैं क्या कर सकता हूं? इसी तरह की कोई एनडीटीवी में कोई सवाल या ऐसा क्यों किया? मैंने किसी से पूछा ही नहीं था। मैं कोई भी शो करता हूं, मैंने किसी से बात नहीं, मेरा एक ही एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मैं एडिटोरियल मीटिंग में कभी बैठा ही नहीं। अगर आप होते थे उस आधार पे छोड़ देता था कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, और शो करके घर से ऑफिस से निकल जाता था। तो किसी भी स्टेज में, और वो आदत थी उनको। ऐसे बहुत सारे मैसेज आए हैं अजीत जी, चाहने वालों के लिए भी आए हैं, जो मोदी के समर्थक हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं, उन लोगों ने भी लिखा है कि हम आपको मिस करेंगे और ये आपके साथ नहीं होना चाहिए था। तो वो कह नहीं पाएंगे, लेकिन ये बात सच है। आप उनसे कभी निजी बातचीत में पूछ सकते हैं, वो बता देंगे, वो कह देंगे कि हाँ गलत हुआ है। तो ये तो कामयाबी है ना कि इतने 20, 25, 27 सालों का हासिल है कि इतने लोग चाहने वाले हैं। तो कभी जब अकेले होते होगे रवीश, तो अपने पर थोड़ा गर्व भी होता होगा कि हाँ मैंने ये पा लिया। ये नहीं होता है सचमुच, मतलब नहीं, कभी तो होता होगा कि मैंने ये पा लिया। मतलब हम क्या बताएं आपको, देखिए रमन मैक्स से मिला तो मैं आया और काम करने लग गया, तो मैंने उसकी कोई पार्टी भी नहीं दी। और वो फिलीपींस में बहुत सारे तोहफे मिले थे हमें वहां पे, तो वो बैग अभी तक खुला नहीं है। वो बैग बंद ही रह गया क्योंकि वो हम काम करने लगे प्राइम टाइम में, और उसकी दूसरी जिंदगी नहीं, तो वो वैसे के वैसा रखा हुआ है। तो और वो अवार्ड माँ भी देखी तो 1 साल के बाद देखी वो, मतलब ऐसा भी नहीं कि कहीं घर में सामने रखा हुआ है या ये है इस तरह से। तो किसी इन सब चीजों का कभी जश्न मनाया नहीं। मतलब मेरे दर्शकों ने मुझे सब चीज दिया, मैं इतना बता सकता हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। रवीश कुमार खुद को कैसे डिफाइन करता है? एक अच्छा लिखने वाला। अगर मैं चाहूँ तो अपने आप को मैं अपने आप को अपने वाक्यों में देखना चाहता हूँ कि वो वहाँ है कि नहीं, जो उसने लिखा है उसमें वो है कि नहीं है। तो मैं अपने लिखे में होना चाहता हूँ, यही मैं हूँ। और बाकी जो जीवन की असुरक्षाएं हैं, चिंताएं हैं, बेचैनियां हैं वो अपनी जगह पे रहती हैं। उस रवीश को कुछ अच्छे दोस्त हैं जो दिन रात देखते हैं, और इस देश में भी हैं, इस देश से बाहर भी हैं, जो बहुत संभालते हैं। और
फिर वो इसी तरह की कोई किताब बढ़ा देते हैं, कोई कहानियाँ बढ़ा देते हैं, तो मेरा दिन इसमें गुजर जाता है। लेकिन इसके बाद मैं थोड़ा चाहता हूँ कि जो वक्त मैंने परिवार को नहीं दिया, वो अब मैं उस असंतुलन को दूर करूं, थोड़ा घर के काम भी करूं और उस घर में थोड़ा सा शामिल होना सीखूं, क्योंकि तालाबंदी के बाद जब हम घर में रहने लगे तब पता चला कि हम इस घर में कितना नहीं रहते थे। उस दिन से एहसास ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन तब भी प्राइम टाइम के कारण अब वक्त नहीं मिला। तो मैं ऐसा कुछ ज़रूर करना चाहूँगा कि कुछ फैमिली के लिए मैं वक्त रखूँ, थोड़ा धीरे चलूँ। और प्रियतावादी होता तो 3 मिलियन पे मैं 4 और वीडियो बनाता, पर आपने देखा कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। कई लोगों ने कहा कि ये पीक चला जाएगा, तुम्हारा मोमेंट है ना, लेकिन मैं चुपचाप मुस्कुराता रहा कि जो जा रहा है उसको मैं रोक नहीं सकता, जाने दो। जो आ रहा है उससे भी मैं नहीं रोक सकता, तो आने दो, मैं गले लगा लूँगा। ये जीवन है, इसको आते जाते के बीच में हमें देखना चाहिए। और ज़रूर हम गुस्से में कई बार तन के बोल देते हैं, वो मैं भी बोल देता हूँ, इसी इंटरव्यू में कई बार बोला होगा, लेकिन याद दिलाते रहना चाहिए कि थोड़ा विनम्र होके, थोड़ा झुक के चलो, सीना तान के चलो, लेकिन इतना भी मत तानो कि कुर्ता फट जाए और वो सारा झूठ निकले कि इतना इंच का सीना है और इतना इंच का सीना है। तो नॉर्मल आदमी की तरह रहना सीखना बहुत ज़रूरी है। कि बहुत रवीश कुमार अपने को कैसे याद किया जाना चाहते हैं, कि मुझे कैसे याद किया जाए? बहुत मुश्किल है। मैं अगर आपने पूछ ही लिया है तो इस सवाल का कुछ ना कुछ जवाब देना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि जो मैंने मेहनत की है लोग उसके भीतर झांक कर देखें। जो बाहर जो आलोचनाएं कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो एक एक एपिसोड निकाल कर देखें, फिर उसकी बात करें, फिर वो देखें कि उसमें क्या कहा गया है, कैसे कहा गया है। उतना कोई करेगा नहीं, इतना किसी के पास धीरज है नहीं। तो ठीक है। बड़ा दुख कब हुआ जो लगे कि बहुत शॉकिंग हो गया मेरे लिए? ऐसे तो बहुत हैं अजीत जी, बहुत पर्सनल नहीं होना चाहता। ये एनडीटीवी से जाना भी है? हाँ है। देखिए मेरा जीवन गुजरा है यहाँ। मैं चिट्ठी छांटता था, यहाँ ग्रुप एडिटर बना। जब मेल आया तो, और ऐसा नहीं कि कोई मैं जाए कोई हड़काने वाला ग्रुप एडिटर, मैं किसी को बताया भी नहीं कि मैं ग्रुप एडिटर हूँ। मैंने घर में भी नहीं बताया कि ऐसा कोई मेल आया है। तो ये भी नहीं कोई मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ या कोई मुझे बुलाकर सेलिब्रेट कर रहा है। तो जिस दिन वो मेल आया तो मुझे लगा मुझे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। ये क्यों आया, किसने भेजा है? मैं इनबॉक्स बंद करके सो गया मैं कि इसकी अब मुझे क्या ज़रूरत है, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप मुझे प्रोफाइल बायो में ये सब कहीं लिखा हुआ नहीं। मैं भी पहली बार जाना संपादक। मैं जानता था मैनेजिंग एडिटर हो। आप ही की उससे मुंह से सुना जब वीडियो में, तो मैं भी लगा कि अच्छा ये कब हुआ। तो वो मेल देखा था मैं तो ऐसा भी नहीं था कि मैं कोई बुलाया कि चलिए आइए मीटिंग करते हैं हम चैनल का ये डिज़ाइन, क्योंकि मैं समझ गया था कि बाकी सहयोगी अपनी नियति के रास्ते चल रहे हैं, मैं अलग रास्ते चल रहा हूँ, तो मैं अलग ही चलूंगा। तो कभी लगता है जिंदगी से कुछ शिकायत दी है? हाँ, मतलब इतना पॉपुलर नहीं होता तो अच्छा होता, क्योंकि मेरा सुख, मेरे होने का जो सुख था कि दोपहर में जब घर में लोग सो जाते थे तो मैं गाड़ी लेकर किसी भी मोहल्ले में चला जाता था और किसी चाय की दुकान पे बैठ के लोगों को ऑब्जर्व करता था, देखता रहता था। तो जब से लोग मुझे देखने लगे वो देखना बंद हो गया। तो मुझे लगता था कि वो बहुत बड़ी कीमत मैंने चुका दी। उससे मेरे अंदर हर दिन कुछ नया आता था, कुछ नया लिखना, बोलना, नए शब्द आते थे, बहुत मज़ा आता था। उसका सुख बहुत अलग है। मतलब एक तस्वीर ही लगाता था, लगता था कि वो मैं अकेले कहीं गया हूँ, शाहदरा में भटक रहा हूँ, और ऐसे ही गाड़ी लगा के किसी मोहल्ले की तरफ देख के मैं पैदल चलता रहता था, देखता रहता था। तो वो सब चीज़ें तो अब नहीं कर सकते हैं। शायद कुछ दिनों में जब लोग मुझे भूल जाएंगे तो मैं फिर से कर सकता हूँ। और लेकिन मेरा मन बहुत करता है कि कहीं जाएं और देर तक बैठे रहें, लोगों से ट्रेन में चलते रहें और मैं लोगों की कहानियां सुनूं और उनकी कहानियां लिख दूं और उनको पता ना चले कि मेरे बगल में कोई रवीश कुमार लेटा हुआ था और या सफ़र कर रहा था। लोग मुझसे बहुत खुल के कि मुझे सिर्फ और सिर्फ दर्शकों ने बनाया है
और मैं ये क्रेडिट मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, ये केवल और केवल दर्शकों का है। बाकी दूसरी सारी चीजें उसमें सहायक हैं, मुख्य भूमिका मेरे दर्शकों की है मुझे बनाने में। और ये विनम्रता की बात नहीं है, वो अगर नहीं होते तो मेरे जैसे लोगों को से छुटकारा पाना बहुत आसान हो जाता। वो हैं इसलिए मुझसे छुटकारा पाने के लिए हजारों करोड़ की डील करनी पड़ती है। दर्शक हैं इसलिए। हाँ, इसलिए मुझे बनाया उन्होंने, मुझे टिका कर रखा उन्होंने। आखिरी सवाल, अपनी जिंदगी में जो जिंदगी जी चुके आप या जो बीत चुकी, उसमें से कुछ चीज बदलने का स्कोप होता आपके पास, काल्पनिक सवाल है, हाँ, तो क्या आप बदल देते? मैं कुछ बदलता अपनी निजी जिंदगी में। मैं थोड़ा काम और जीवन का बेहतर संयोजन करता, थोड़ा खाना बनाना सीखता, बच्चों को बनाकर खिलाता, पत्नी के काम में मैं मदद करता, जो मैं नहीं कर सका जिसकी वजह से उन पर ज़्यादा बोझ आया। ये सब अच्छी बातें नहीं हैं। ये इस तरह का बहीखाता किसी की ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। पर अब मैं उसकी भरपाई करने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है कि अभी भी मेरे पास वक्त है, हालांकि बहुत बड़ा वक्त जा चुका है, पर अगर हम कर पाएँ तो मुझे बहुत संतोष होगा। और अगर मैं यही अपने अतीत की ज़िंदगी में थोड़ा बदलना चाहता हूं कि काश मेरे पास कुछ वक्त है, मैं फैमिली के साथ बैठा हुआ हूं, मैं कुछ खा रहा हूं, उनको बनाकर खिला रहा हूं, जिससे आप लोगों को बनाते देखता हूं तो मुझे बहुत रश्क होता है कि काश मुझे ये आता। लेकिन जब तक मैं ये सब सीखता तब तक मेरी भूमिका कहीं और लिख दी गई थी और मैं वो निभाने चला गया। तो मैं वो लौट कर फिर वो जीना चाहता हूँ अगर मुझे मौका मिला तो। इसलिए मैं पेंशन की बात कर रहा था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवीश, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लंबी लगा आपसे बात की बात हमने। करके जी।